Hello, students. How are you? I hope you all are fine and doing well, and also continuing your studies. In last video, I have discussed three topics in chapter biodiversity and conservation. That is, cause of biodiversity loss, why we should conserve wildlife, and why we should conserve biodiversity. In this video, I am going to start a new topic, that is how to conserve biodiversity. Okay, so let us start the class. So students, today we will study the another topic of biodiversity and conservation chapter, that is how to conserve biodiversity. दो स्ट्रेटजीज हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए. फर्स्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन एंड सेकेंड इज एक्स सिटू कंजर्वेशन. In situ conservation means on site conservation and ex situ conservation means off site conservation. In और ex इस नाम से ही पता चल रहा है in उस जगह पे, ex means किसी जगह से बाहर. तो in situ conservation on site conservation है. किसी भी एनिमल या प्लांट के स्पीसीज को अगर हमें कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वी विल प्रोटेक्ट और कंजर्व दैट स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट ओनली. मीन्स वो जहाँ नेचुरली मिलते हैं, उनकी जो नेटिव प्लेस है, एग्जैक्टली उसी जगह पर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे या कंजर्व करेंगे. और एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन. मीन्स उन प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर कहीं और ले जाएंगे और वहाँ उनका प्रिजर्वेशन अगर करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन. अब देखिए ये इन सिटू कंजर्वेशन डिटेल में. दिस इन सिटू कंजर्वेशन इज द conservation and protection of the whole ecosystem and its biodiversity at all the levels. ये जो in situ conservation है, जब हम किसी भी प्लांट या एनिमल की स्पीसीज जो है उनका प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं उन्हें, तो ऑब्वियसली हम अगर इन सिटू कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसके आसपास के सारे नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे, उसके सारे इकोसिस्टम और उसके आसपास जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसे हर एक लेवल पे कंजर्व करेंगे, ताकि जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, जो खत्म होने के कगार पे जो स्पीसीज हैं, उनका प्रिजर्वेशन हो सके. वैसे तो इकोनॉमिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट वी यूज टू ट्राई दैट होल इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी मे गेट कंजर्व्ड. दो अल्टरनेट प्रोसेस हैं इन सिटू कंजर्वेशन के, मतलब हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसे सेव कर सकते हैं दो प्रोसेसेस से इन सिटू कंजर्वेशन के अंडर. एक तो है हॉट स्पॉट्स और दूसरा है प्रोटेक्टेड एरियाज. हॉट स्पॉट्स मीन्स ये ऐसे रीजन है विच हैव वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म. हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स के प्रेजेंट हैं कंपेरेटिव टू डिफरेंट स्पेसेस, या फिर जो दूसरे एरियाज है वहाँ के मुकाबले इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं. और हाई डिग्री इंडेमिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर ऐसे स्पीसीज हैं विच आर फाउंड ओनली इन दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली, नॉट इन एनी अदर प्लेसेस. कहीं और नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एरिया मिलते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हॉट स्पॉट्स एरिया कैसे डिसाइड करें कि कोई एरिया हॉट स्पॉट है, राइट. तो डिसीजन के लिए दो केसेस होने चाहिए, उस एरिया में दो चीज़ें होनी चाहिए. पहला तो वो जो एरिया है वहाँ पर हाई लेवल स्पीसीज रिचनेस हो, और दूसरी हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म. इंडेमिज्म क्या है? ये इंडेमिज्म जो है ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज मिलते हैं वो सिर्फ वहीं मिल रहे हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं. अब ये हॉटस्पॉट एरियाज को अगर हम प्रिजर्व करें तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं. 34 हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट्स इंडिया में ही हैं. ये क्वेश्चन भी आता है कि नेम दी 3 हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन इंडिया. तो पहला हॉटस्पॉट इंडिया में है इंडो बर्मा, सेकेंड इज हिमालय
एंड थर्ड हॉटस्पॉट इन इंडिया इज वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। मीन्स ये शेयरिंग बॉर्डर्स है, इस वजह से हम ऐसा नाम दे रहे हैं। तो 3 ये नाम हॉटस्पॉट्स के इंडिया के ज़रूर याद रखें। ये जो हॉटस्पॉट्स हैं पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% एरिया ही कवर करते हैं। मीन्स पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो हम बात करें वर्ल्ड की, वहाँ का सिर्फ 2% एरिया कवर करते हैं। लेकिन इस 2% एरिया में पूरे वर्ल्ड के 44% स्पीसीज प्रेजेंट है। मीन्स पूरे वर्ल्ड का इस 2% के जो एरिया में 44% स्पीसीज पूरे वर्ल्ड का प्रेजेंट है। तो अगर हम इन हॉटस्पॉट्स को प्रॉपरली कंजर्व करें, देन वी विल रिड्यूस एक्सटिंक्शन ऑफ अबाउट 30% ऑफ स्पीसीज। 30% स्पीसीज तो वर्ल्ड में जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, उन्हें हम बचा लेंगे सिर्फ ये 2% एरिया को अच्छे से अगर कंजर्व करें। नाउ द सेकेंड इन सिटू कंजर्वेशन इज प्रोटेक्टेड एरियाज। ये प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हैं? दे आर इकोलॉजिकल और बायोजियोग्राफिकल एरियाज वेयर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी is conserved along with the natural and cultural resources। मीन्स वहाँ का जो नेचुरल और कल्चर रिसोर्सेज है उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाता है और मेंटेन और मैनेज किया जाता है थ्रू लीगल एक्टिविटीज़, कुछ लीगल और दूसरे इफेक्टिव एक्टिविटीज़ से। देख, अब ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, ये डिफाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीन्स कितनी डाइवर्सिटी है वहाँ पे, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट, थार का कोल्ड डेजर्ट, वहाँ एक, इसे भी हम प्रोटेक्टेड एरिया कह सकते हैं। मतलब डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट किया जाए। लीगली गवर्नमेंट कौन से एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया में जो है वो डिनोट करे और वहाँ उस कंजर्वेशन करे बायोडाइवर्सिटी की। ये उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो वेटलैंड्स हैं असम के, कोल्ड डेजर्ट है थार का, फिर सलाइन स्वैम्पी एरिया सुंदरबंस के, ऐसे बहुत से एरियाज हैं जिन्हें प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट किया गया है। तो 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। एक है नेशनल पार्क, दूसरा है सेंचुरीज एंड थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेशनल पार्क्स जो हैं, इंडिया में अराउंड 90 नेशनल पार्क्स हैं एंड दीज नेशनल पार्क्स आर मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एंड रिजर्व्ड फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ कल्टिवेशन। जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ की, इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग, इसके बेटरमेंट और इसके प्रिजर्वेशन के लिए ये नेशनल पार्क्स बनाए गए। यहाँ पे किसी भी तरह का और कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। जैसे यहाँ ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री या फिर हैबिटेट मैनिपुलेशन, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होता। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। फिर दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया है सेंचुरीज। इंडिया में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है। और ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, लैंड एरिया, जिसमें लेक्स भी हो सकते हैं या फिर लेक नहीं भी हो सकते हैं। इट मे इंक्लूड लेक्स ऑल्सो। इतना बड़ा एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड की जाती है। मीन्स उन्हें बिना हंटिंग के डर के वो आराम से वहाँ घूम फिर सकते हैं अपनी उस बड़े एरिया में। हाँ, नेशनल पार्क्स रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे, मगर सेंचुरीज में कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ की जाती है, जैसे कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। लकड़ियाँ अगर कलेक्ट करनी हो, लाइक हार्वेस्टिंग टिम्बर की लकड़ियाँ अगर कलेक्ट करनी हो। कभी कभी इन सेंचुरीज में लैंड को जो है इसकी प्राइवेट ओनरशिप भी दी जाती है ज़मीन की। इसकी कोई पर्टिकुलर किसी एक जो है प्राइवेट ओनर को इस लैंड को सौंप दे और उसे इसके प्रिजर्वेशन के लिए जो है जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। फिर टिलिंग ऑफ लैंड एक्सेट्रा, बट बहुत कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड होती हैं सेंचुरीज में। अब थर्ड प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं? दीज आर दी प्रोटेक्टेड एरियाज विच हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल पर्पस। अब ये सिर्फ प्रिजर्वेशन के लिए नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत से दूसरे काम के लिए भी बनाया जाता है। दीज आर मेंट फॉर प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी in representative ecosystem of various natural biomes and unique biological communities। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए बनाया जाता है
कहाँ? उनके नेचुरल बायोम में ही, जो उनकी अपनी बायोलॉजिकल कम्युनिटी वो बना रहे हैं अपने आसपास, उसमें ही जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाता है। ये करते कैसे हैं? इट इज डन बाय द प्रोटेक्टिंग वाइल्ड पॉपुलेशंस, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। मीन्स यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल और प्लांट्स जो हैं उनकी भी प्रिजर्वेशन हो रही है, साथ ही साथ वाइल्ड जो पॉपुलेशन है उनकी भी प्रिजर्वेशन हो रही है, और जो ट्राइबल्स होते हैं, मीन्स जो आदिवासी जिसे आप कह सकते हैं, ये जो ट्राइबल्स हैं इनकी भी जो है ये भी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है उसे भी बायोस्फीयर रिजर्व में प्रिजर्व किया जाता है। मीन्स उन्हें भी यहाँ पर अलाउ किया जाता है, अपने शेल्टर के लिए उन्हें रहने दिया जाता है। इंडिया में अराउंड जो है 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये 3 रीजन्स में, 3 जोन्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज कोर जोन, सेकेंड इज बफर जोन, थर्ड इज ट्रांजिशन जोन। जो कोर जोन है, जिसे हम नेचुरल जोन भी कहते हैं, इट इज अ नो ह्यूमन एक्टिविटी जोन। मीन्स ये सेंटर होता है, बायोस्फीयर रिजर्व के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड दिस पोर्शन और दिस जोन इज लीगली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और प्लांट्स वो प्रेजेंट है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यहाँ प्रिजर्वेशन हो रहा है, अनडिस्टर्ब्ड एरिया है। सेकेंड इज बफर जोन। Now this buffer zone surrounds the core area। जो core area है, central area, उसे ये buffer zone surround करता है। यहाँ पर कुछ limited human activities जो हैं allowed हैं, लेकिन कौन से activities? Only those activities which is related to research and education। research और education से related जो activities हैं humans की, बस वही allow की जाएंगी, means studies से related। And the third zone is transition zone, and it is the outermost zone where an active cooperation is present between reserve management and local people for various activities। मीन्स जो रिजर्व मैनेजमेंट है, मीन्स जो लीगल लोग वहाँ रिजर्व जो मैनेज कर रहे हैं, जो भी वाइल्ड या एनिमल्स प्लांट्स की प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, वो जो मैनेजमेंट के लोग हैं, और जो लोकल पीपल हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके बीच में कॉपरेशन होती है इसी ट्रांजिशन जोन में बाय वेरियस एक्टिविटीज। मीन्स इस ट्रांजिशन जोन में ह्यूमंस की सेटलमेंट्स अलाउड है, मीन्स वो जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनकी सेटलमेंट्स अलाउड है, क्रॉपिंग अलाउड है, फॉरेस्ट्री अलाउड है, और बहुत से ऐसे इकोनॉमिकल जो भी प्रोसेसेस हैं बिना इकोलॉजी को डिस्टर्ब किए जो किए जा सकते हैं, वो सारे ट्रांजिशन जोन में अलाउड होते हैं। ओके, तो ये 3 रीजंस थे बायोस्फीयर रिजर्व्स के। तो जो इन सिटू कंजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ये हमने किस में देखा? 2 एरियाज में देखा। एक तो हम ये देखें कि हॉटस्पॉट्स एरिया कौन कौन से हैं और उन्हें प्रिजर्व करें। दूसरा प्रोटेक्टेड एरियाज थे जिन्हें हम प्रिजर्व करें, देखें वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोटेक्टेड एरियाज डिसाइड कर लें। एक और है एरिया इन सिटू कंजर्वेशन में, दैट इज सैक्रेड फॉरेस्ट्स और सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड मीन्स धार्मिक, एंड दीज आर फॉरेस्ट पैचेस अराउंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। किसी पूजा स्थल के आसपास ये फॉरेस्ट पैचेस प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू दिस these forest patches are most undisturbed patches. Even not a single branch of any tree is allowed to cut from these forest. किसी एक पेड़ का एक ब्रांच भी कट करना अलाउड नहीं है. As a result, many endemic species or many rare species which have been extinct from another areas are found here. अब ये जो sacred forest है, ये क्यों कंप्लीटली अनडिस्टर्ब रहते हैं, क्यों अलाउड नहीं है यहाँ पर किसी भी पेड़ का एक भी ब्रांच काटना? ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं अराउंड वर्शिप प्लेस, किसी गॉड या गॉडेस के मंदिर के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ एक धारणा होती है कि अगर यहाँ के पेड़ों से एक भी डाल काटी गई तो जो भी इंसान इसे काटेगा ही
और शी हैव टू फेस एविल इफ़ेक्ट्स, उसके बैड इफ़ेक्ट्स उसे झेलने पड़ेंगे। तो इस डर से लोग यहाँ के फॉरेस्ट में से एक भी ब्रांच कट डाउन नहीं करते, और यही रीज़न है कि ये फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट है, और इसकी वजह से बहुत से एंडेमिक स्पीसीज़ यहाँ बचे हुए हैं। देखिए कि इंडिया में कौन कौन से सैक्रेड फॉरेस्ट्स प्रेजेंट हैं। सैक्रेड ग्रुप्स जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, एक है खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरगुजा, चंदा, बस्तार एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। इनमें से जो मेघालय के खासी और जयंतिया हिल्स हैं, these are the shelters for the large number of rare and threatened plant species। बहुत सारे रेयर और थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज़ की शेल्टर की तरह इन्हें माना जाता है। यहाँ पे बहुत ही रेयर प्लांट स्पीसीज़ मिलते हैं जो कहीं भी नहीं मिलते। बाकी जगह पर ये या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। So this is all the methods of in situ conservation. Now next is ex situ conservation, means off-site conservation. In this method of conservation, the desired species of animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special settings, and they are protected in that area. वहाँ पर they are being protected और उनका केयर किया जाता है। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स, एनिमल्स रखे जाते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में, प्लांट्स रखे जाते हैं बॉटनिकल पार्क्स में, या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स जो होते हैं, जू अक्सर गए होंगे आप लोग, तो वहाँ पर जूलॉजिकल पार्क्स में बहुत से जो एनिमल्स हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के लाया जाता है और वहाँ प्रिजर्व किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग द नेचुरल हैबिटेट। फिर से उनका जो हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं वैसा नेचुरल इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बॉटनिकल पार्क्स हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं। इसके अलावा और कुछ एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स हैं, जैसे कि सीड बैंक। सीड बैंक, बैंक मीन्स अभी आप जैसे बैंक जानते हैं जहाँ पर पैसे रखते हैं, आपके पैसे जमा होते हैं जहाँ, तो सीड बैंक क्या है? सीड बैंक जो है, यहाँ सीड्स जो है वो प्रिजर्व रहते हैं। इन सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक वेराइटीज of commercially important plants are kept here for long period and at very low temperature of -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक कि इससे भी लोअर टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं सीड्स को। यहाँ जो भी बहुत कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं और ऐसे जो थ्रेटेंड प्लांट्स हैं उनके सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है। पर हाँ, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे इन सीड्स को जर्मिनेट भी कराते हैं और उनके न्यू सीड्स ले आकर के फ्रेश सीड्स लाके यहाँ पर स्टोर करते हैं। बिकॉज अगर कलेक्शन में फ्रेश सीड्स होंगे तो इट विल बी मच ईजियर टू जर्मिनेट देम इन फ्यूचर टाइम। दूसरा मेथड एक और है एक्स सिटू कंजर्वेशन का, वो है टिश्यू कल्चर। एंड दिस टिश्यू कल्चर मेथड, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। इट इज़ कैरिड आउट थ्रू मेच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक कैलस फॉर्मेशन, पॉलिन ग्रेन्स कल्चर एंड शूट टिप कल्चर्स। मतलब जो पॉलिन ग्रेन्स के कल्चर से, शूट टिप के कल्चर से जो प्लांट्स के मेच्योर पार्ट्स होते हैं, इन मेच्योर जो नॉन डिवाइडिंग पार्ट्स को फिर से डिवाइडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैलस। और इन कैलस में फिर जो भी ग्रोथ मीडियम और हार्मोन्स जो देने हैं फर्दर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, वो प्रोवाइड करके लैब में, ये सारी चीज़ें लैब में हो रहा है, नए प्लांट्स बनाते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स के लिए होता है जो सीडलेस होते हैं, जिनमें सीड्स नहीं होते। तो उन्हें अगर एक अच्छा, कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी और कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसमें सीड्स नहीं होते, तो ऐसे प्लांट्स को अगर उनकी जेनेटिक कंपोजिशन बहुत अच्छी है और बहुत ही फ्रूटफुल प्लांट है, तो उनके जो है मैच्योर पार्ट्स से टिश्यू कल्चर के थ्रू नए वैसे ही अच्छे प्लांट्स बनाए जाते हैं।
या फिर ऐसे प्लांट्स भी जिनमें सीड्स तो हैं पर उनके सीड्स बहुत ही थोड़े टाइम के लिए वाइबल होते हैं जर्मिनेशन के लिए, बहुत जल्दी उनकी जर्मिनेटिंग पावर जो खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी टिश्यू कल्चर से न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। ये जो मेथड है टिश्यू कल्चर का, इट इज़ यूजफुल इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जो खत्म होने वाले हैं प्लांट्स के, उनकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, बहुत सारे वैसे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं टिश्यू कल्चर से। ये एक शूट टिप कल्चर जो है, इससे वायरस फ्री प्लांट्स बनाया जाता है। शूट टिप कल्चर, शूट टिप का एक बड़ा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर पूरे प्लांट्स में वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया है, तो वो जो शूट टिप है, जो कि मेरिस्टेमेटिक जोन है, वहाँ के जो सेल्स हैं वो नए निकले होते हैं डिवाइड होकर, उनमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि शूट टिप उन प्लांट्स का जिनमें पूरा वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उनका शूट टिप अगर हम लें और उनका कल्चर कराएं, टिश्यू कल्चर करा के नए प्लांट्स बनाएं, तो ये एक फ़ायदेमंद तरीका है। जैसे अगर सारे स्पीसीज़ में वायरस लग भी गया है, तो वो स्पीसीज़ को हम आगे ग्रो करा सकते हैं बाय टिश्यू कल्चर, वो खत्म नहीं होंगे। थर्ड एंड नेक्स्ट एक्सिटू कंजर्वेशन प्रोसेस इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो है टिश्यूज़ या एम्ब्रियोज या एनिमल्स के सेल्स या टिश्यूज़, स्पर्म्स, इन्हें प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये भी प्रिजर्वेशन है, ये भी एक तरीका है एक्सिटू कंजर्वेशन का। सो दिस इज ऑल अबाउट conservation, biodiversity conservation. Now the last topic of this chapter is Biodiversity Act 2002. 2002 में एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था। ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्यों आते हैं, क्यों लाए जाते हैं? दिस इज फॉर द इंडिया में आया था ये जो एक्ट, ये आया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज विद दिस रिच बायोडाइवर्सिटी। जो प्रोटेक्ट करना था इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी जो है उसे, और साथ ही साथ इससे जो एसोसिएटेड नॉलेज है उसे भी, ताकि कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इसे इलीगली अपने नाम से यूज ना कर सके। अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के किसी स्पीसीज जो कि यहीं मिलते हैं उनका इस्तेमाल करे अपने नाम पे, या उनके नॉलेज, उससे रिलेटेड नॉलेज को वो स्प्रेड करे अपने नाम पे, तो इसे हम कहेंगे बायोपायरेसी, ये इलीगल है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट आई 2002 में। ओके, इसके अलावा अगर बहुत सारे हिस्टोरिक कन्वेंशंस हुए हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि एक है अर्थ समिट which was held in Rio de Janeiro in 1992. यहाँ पर सारे नेशंस को कॉल किया गया ताकि एक सही तरीका, एक एप्रोप्रिएट मेजर लाया जाए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी बाय सुटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। मीन्स कभी कभी हम ह्यूमंस क्या करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो है, हमारे आसपास जो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो रिसोर्सेज हैं, उसे हम ओवर एक्सप्लॉयट करने लगते हैं उनके बेनिफिट को। तो एक सुटेबल यूटिलाइजेशन हो उसकी बेनिफिट का, ताकि जो आसपास की जो स्पीसीज हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी है, वो प्रिजर्व रहे, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ना हो, खत्म ना हो। इसके अलावा एक और समिट था, वर्ल्ड समिट। ये हुआ था 2002 में एंड इट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। यहाँ 190 कंट्रीज़ जो थी, 190 कंट्रीज़ ने कमिट किया था कि 2010 तक जो रेट चल रहा है, फ़िलहाल 2002 में जो रेट चल रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पे, उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिड्यूस करेंगे 2010 तक, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड की, उसे प्रिजर्व किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, this is all about the topic how to conserve biodiversity, and with this your chapter biodiversity and its conservation is also
completed. And now in next video I will start the another chapter, that is principles of inheritance and variation. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.